अरे सर। थोड़ा इधर आइए। ये चीज तब तो होता नहीं। अच्छा, इसमें सारे बच्चे का वो कैमरा किधर से दिखता है? सारे बच्चे का कैसे दिखता है वीडियो? हाँ। मैं हाँ, आपको रात में सेंड कराएंगे। मतलब वो लोग कभी ऑन कैसे होते हैं? हेलो। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? क्या सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। आ, कैमरा भी ऑन कर सकते हो। आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो। अनम्यूट भी कर, किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हो। आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो गया? यस सर। यस कैसा गया सर। बोर्ड एग्जाम? अच्छा। बहुत अच्छा गया। यस सर। ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ दीपक कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अभी क्लास 10th वगैरह में क्या क्या चैप्टर्स वगैरह थे? सर कार्बोनिल्स कंपाउंड्स थे मेनली, वहां से ही आए थे सिलेबस में। अच्छा अच्छा। और क्या क्या थे? metals and non-metals, acid bases. अच्छा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हाँ। तो आप लोग को यदि कुछ भी ऐसा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आईआईटीज एग्जाम के बारे में कुछ भी। आप लोग को कोई सा भी ऐसा कुछ डाउट है या कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है आप लोग को, तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एकेडमिकली क्या है नहीं है, आईटीज या इंजीनियरिंग, जो भी कुछ भी यदि कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से टेकल कर सकता हूँ। तो इन सब के रिगार्डिंग यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप बता सकते हो। फिर अपन उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। बताइए, आप लोग को कुछ पूछना है? कुछ भी ऐसा कोई सा भी मन में ख्याल होता है ना कि अभी जस्ट क्लास 10th दिया है आप लोगों ने, तो अभी तो होगा कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस, क्या चूज करना है नहीं करना है, आईटी जाना है, कैसे क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, उन सब के रिगार्डिंग कुछ भी आप लोग को यदि पूछना है तो आप बता सकते हैं। बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है? हेलो। सर, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में क्या डिफरेंस है? देखिए, आप मेंस का जो, यदि हम पेपर की बात करें तो जेई मेंस में हमारे पास एक पेपर होगा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। और जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसमें पेपर 1 पेपर 2 दो होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यदि आप जेई मेंस का एग्जाम देते हैं तो जेई मेंस के एग्जाम से आपको एनआईटी कॉलेज मिलता है। और जो जेई एडवांस का एग्जाम है उससे आपको जो हमारे पास आईटी कॉलेज है वो अलोकेट होता है। तो आईटी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मतलब मस्ट है। उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो यदि आप मेंस का एग्जाम देते हो तो सिर्फ और सिर्फ एनआईटी कॉलेजेस के लिए आप एप्लीकेबल हो। सिर्फ उसी के लिए मतलब काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन यदि आपने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है तो आप आईटी कॉलेज में जा सकते हो।
और भी किन्हीं को कोई भी डाउट है, कोई सा भी बेसिक चीज कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो हमें। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ भी पूछना है ऐसा आपको लग रहा है कि मन में डाउट है। होता है ना कि शुरुआत में हम लोग बहुत बच्चे होते हैं, उतना आइडिया नहीं होता है चीज़ों के बारे में। तो जिनको कोई सा भी ऐसा तकलीफ लग रहा है या कुछ भी पूछना चाहते हो इन सब के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, सिलेबस समथिंग कुछ भी, तो आप बता सकते हो हमें। आप बेझिझक होके बोल सकते हो। माइक अनम्यूट करो और आप बोल सकते हो। कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग। सर तो ट्रिपल हाँ, आईटी के लिए वो मेंस और एडवांस चाहिए? नहीं नहीं, ट्रिपल आईटी आपको यदि मेंस का ही मार्क्स है, यदि उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आता है, तो आप मेंस के मार्क्स से ही आप ट्रिपल आईटी के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। तो जनरली अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद है वो बहुत फेमस है, इवन वो बहुत सारे एनआईटी से भी ऊपर आता है। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है उसका, स्पेशली कंप्यूटर साइंस ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। और बाकी वो बहुत अच्छा कॉलेज होगा। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। हमारा बोर्ड कौन सा होगा? बोर्ड, हाँ, सेवा बोर्ड। सेवा बोर्ड होगा। हाँ, सेवा सीबीएसई यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आपको सेवा बोर्ड रहेगा। और भी किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो आप बता सकते हो। सर, हाँ हाँ, बोलिए। पूरे दिन का शेड्यूल बताएंगे वहाँ पे? हाँ, पूरे दिन का शेड्यूल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे, हाँ, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा क्लासेस होता है। बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट डे ही आपको इन सब सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। पहला 8 बजे से क्लासेस चलेगा, अराउंड 3 क्लासेस लगता है। तो 1.5 घंटे का क्लासेस होता है। तो 8 बजे से अराउंड 1 बजे तक क्लासेस चलेगा, फिर लंच ब्रेक होता है, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी होता है। और फिर सारे सर लोग अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपको करस्पॉन्डिंग डाउट्स होंगे, जैसे हर दिन पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो भी मॉड्यूल होगा, और हर दिन कुछ मटेरियल दिया जाएगा जिसको हम लोग रेस या डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो वो सारे क्वेश्चन असाइन किए जाएंगे बस उन्हीं टॉपिक से जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो उसको पढ़ाने के बाद वो होमवर्क दिया जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट डे वो होमवर्क करके आना है, और सर लोग उसको नेक्स्ट डे डिस्कस भी करेंगे। और क्लास में भी यदि कोई डाउट होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, या उसके बाद जब भी सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होता है इवनिंग के टाइम पे, आप सर लोग रहते हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं डाउट वगैरह। और भी किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली 11th की यदि हम बात करें, तो 11th में जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट होगा। मोल कंसेप्ट के बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग होगा, फिर आइडियल गैस रियल गैस होगा, थर्मोकेमिस्ट्री होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और एक रिडॉक्स। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग केमिस्ट्री में कवर करेंगे यहाँ पे। तो अभी बेसिकली बस कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपने पहले पढ़ा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एटम के बारे में आप लोग जानते हैं? एटम के बारे में, यस सर। एटम क्या है? Smallest unit of life. क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके। तो उस सबसे पहले आया था अपने पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ बताइए आप लोग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, बताइए कोई।
Atom is an indivisible particle. हाँ Atom is an indivisible particle. हाँ, इनडिविजिबल इसका मतलब, डिवाइड नहीं हो सकता. हाँ उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और क्या बताया था डाल्टन्स ने? Everything is made up of atom. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, और अब बताइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो भी आप जानते हैं आप बता सकते हैं रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटम इनडिविजिबल होता है सर। हाँ, एटम इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट है। और दूसरा, आगे बता, जिनको भी आता है आप बता सकते हैं। Atoms of a particular element has identical chemical properties. एलिमेंट्स ऑफ, क्या बोले आप, फिर से एक बार रिपीट करिए। Atoms of particular element has identical chemical properties. हाँ, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। या जैसे मान लीजिए, लेट सपोज कोई सा भी एलिमेंट, जैसे मान लिया हमने सोडियम लिया, या कोई सा भी एलिमेंट, मान लीजिए हमने फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, या कोई भी। तो क्लोरीन जैसे हमने लिया तो इसके बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो वो सारे एटम्स जो होंगे उन सबका सेम शेप, साइज, एनर्जी, हर चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि हम एक एटम की यदि हम बात करें, तो जो एक एटम है हर एक एलिमेंट का, चाहे फ्लोरीन लिया तो यदि हम सारे उनके फ्लोरीन के एटम के बारे में ही कंपैरिजन करें, तो सबका सेम शेप, साइज, हर चीज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, आगे बताइए। और अगला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई भी अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास तो हमेशा कंजर्व ही रहता है, सिवाय अपने पास वो रिएक्शन अपने पास कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। एक केस में मास कंजर्व नहीं होता है, कौन सा केस है वो, रेडियो एक्टिविटी वाला केस। और आगे, Atoms of different elements, different size. हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हमने सोडियम लिया, तो सोडियम के एरियम साइज की बात, सोडियम एटम है उसका रेडियस अलग होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी, उसकी साइज अलग होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी अलग होगी। उसी तरह फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एटम है वो बिल्कुल अलग होगा किससे, सोडियम एटम से। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें क्या होगी, बहुत ही डिफरेंट होगी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो सबसे पहले हम लोग वही एटम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कि ये तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी सबसे शुरुआत में थी कि एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन विद द एडवांसमेंट, जैसे जैसे धीरे धीरे अपना साइंस डेवलप होता गया, हमें पता चला कि नहीं, एटम एटम के अंदर भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो रिसेंट में भी डिस्कवर हुए हैं। और भी नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा और क्या क्या है बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा और क्या क्या, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? क्वार्क्स, हाँ, ग्लूऑन्स। क्वार्क्स हो गया, बोसॉन्स हो गया, ये सारी चीजें भी आपने सुना होगा जरूर। तो जैसा एटम होता है, एटम का शेप कैसा होता है, हम लोग कैसा मान के चलते हैं, दिस इज स्फेरिकल। तो जैसे मान लीजिए हमारा एटम है, तो एटम के सेंटर पे क्या होगा, बताइए। न्यूक्लियस। एटम एटम के सेंटर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये आ जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियस आ जाएगा। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हम ये एटम की यदि हम बात करें, तो ये हमारे पास एटम है, और इसके चारों ओर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो ये बेसिकली बेसिक फॉर्मेट है दैट इज एटम का।
तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं? एटॉमिक नंबर, यस एटॉमिक नंबर Yes, sir. क्या होता है? एटॉमिक नंबर बताइए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को? Number of protons. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। सो एटॉमिक नंबर को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग नोट्स में लिखना चालू करिए, ठीक है? यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एटम है, एटम को ड्रॉ करिए। उसके सेंटर पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज न्यूक्लियस। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उसके नीचे हेडिंग डालना है अपने को और लिखना है दैट इज एटॉमिक नंबर। सारे लोग एक बार नोट्स निकालिए और लिखना चालू करिए। हेडिंग दैट इज एटॉमिक नंबर, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज जेड। ठीक है? सो इसके नीचे पॉइंट बनाइए और लिखिए इट इज इट इज इट इज it is represented it is represented it is represented by z। it is represented by z। it is represented by z। लिख लिया सबने? it is represented by z। उसके आगे लिखिए the number of protons present in the nucleus। the number of protons the number of the number of the number of the number of proton the number of proton present the number of proton present present the number of proton present in the nucleus the number of proton present in the nucleus is called present in the nucleus present in the nucleus present in the present in the nucleus is called is called is called is called atomic number is called atomic number is called atomic number of the element। आगे लिखिए फॉर न्यूट्रल for for neutral for neutral atom for neutral atom number of electron number of electron equal to number of
प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यदि हम न्यूट्रल एटम के लिए यदि हम बात करें, तो फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। अगला अगला हेडिंग डालिए, दैट इज मास नंबर। अगला हेडिंग डालिए, दैट इज मास नंबर। अगला हेडिंग डालिए, मास नंबर। अगला हेडिंग डालिए, दैट इज मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर के नीचे लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। it is it is it is represented it is represented it is represented it is represented by capital it is represented by capital A। उसके बाद आगे लिखिए, the sum of number of neutrons, the sum of the sum of the sum of number of neutrons, the sum of number of neutrons and protons is called is called is called is called is called mass number, is called mass number, mass number of the element, mass number of the element is called mass number of the element। उसके बाद आगे लिखिए, उसके बाद आगे लिखिए, it is also it is also known as it is also known as number of nucleons, number of nucleons, it is also called it is also known as number of nucleons because neutrons and protons because neutrons and protons present in the nucleus, present in the nucleus, present in the nucleus। तो यदि हम A की बात करें, जो हमारे पास मास नंबर है,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो ए की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ तक किसी को कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है या कहीं पे कुछ छूट गया है तो आप बता सकते हो। यहाँ पर किसी का कुछ भी छूट गया है तो आप बता सकते हो अभी तक में। सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिएगा। लास्ट वाले में हमने मास नंबर लिखाया है। मास नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। इट इज also known as number of nucleons because neutron and protons are present in the nucleus. क्या सबने लिख लिया यहाँ तक? किन्हीं का छूट गया है तो बता सकते हो। कहीं पे भी यदि किन्हीं का लग रहा है कि छूट गया है तो आप बोल सकते हो। सबने यहाँ तक लिख लिया? यस सर। ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए। किन्हीं का कहीं पे भी छूट गया है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। क्योंकि टेक्स्ट में क्या है ना, हम उस देख नहीं पाते हैं, मतलब टेक्स्ट में जब लिख रहे होते हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक है। कहीं पे कुछ भी छूट जाए या कहीं पे नोट डाउन नहीं हुआ है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। या कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके आगे
क्या ये विजिबल है? क्या स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है सही से? हेलो, क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या सही से, क्लियरली? एक बार आप बता सकते हो? यस सर। ये सही से विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, उसके आगे देखिए। आगे लिखिए, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड an atom of an element is represented an atom of an element is represented by x, इस टाइप से। नीचे लिखिए z और ऊपर आ जाएगा हमारे पास a। ठीक है, an atom of an element is represented by, ऐसे कैपिटल X लिखा हुआ है, इसके बगल में z लिखा हुआ है, उसके ऊपर a लिखा हुआ है। x का मतलब क्या होगा? x का मतलब हो जाएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये थोड़ा स्क्रीन और बड़ा नहीं हो सकता है? थोड़ा स्क्रीन और हल्का सा बड़ा। स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। आगे लिखिए, z जो है, z इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एटॉमिक नंबर। z आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, जो ई बराबर हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कब? जब हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, जब हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल होगा तब। इफ एटम इज न्यूट्रल। सर हाँ बोलो। हाँ बोलिए। सर वो वहाँ जेड से फिर एक्सप्लेन कर सकेंगे? कहाँ पे? जेड से। जेड से, हाँ। जो हमने ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है। जो हमारे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? इस टाइप से। एक्स, एक्स मतलब सिंबल ऑफ एलिमेंट होगा, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे जेड, और उसके ऊपर लिखेंगे, मतलब ये सबस्क्रिप्ट में हम लोग जेड लिखेंगे और जो ऊपर है सुपरस्क्रिप्ट उसमें हम लोग ए लिखेंगे। तो एक्स का मतलब क्या होगा? सो दिस एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। और जेड जो है, जेड हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यदि हमारे पास एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो Z इज इक्वल टू योर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा कब? जब हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल है। उस केस में
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज जेड से। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे लिखिए। अगला जो अपने पास है जेड के नीचे लिखिए दैट इज ए। ए जो है वो हमारे पास वो बताएगा दैट इज मास नंबर को बताएगा। ए विल रिप्रेजेंट योर मास नंबर प्लस ए। देखिए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ए विल रिप्रेजेंट इट मास नंबर। ठीक है यहाँ तक? और मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर बताइए किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लिखिए सर मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होते हैं? टेक्निकली अब एटॉमिक मास में जो होता है उसमें यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? एक एटम का 23 AMU होगा। लेकिन मास नंबर जो होगा वो अपने पास क्या होता है? सिंपल एक नंबर है दैट इज 23। तो वो दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा अपने पास मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी योर मास नंबर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए, आप बोल सकते हैं आप माइक ऑन करके। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स सपोज जैसे मान लीजिए ये सी लिखा है, ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है? कार्बन। कार्बन। तो कार्बन को हम लोग इस टाइप से सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो एलिमेंट का सिंबल हो गया वो क्या हो गया? सी हो गया। अब बताइए कार्बन, इसको रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे 6 है, ऊपर क्या लिखेंगे? ये 12 है। इस टाइप से हमने एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। इस टाइप से हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर इस टाइप से हमने एक एलिमेंट को देखो रिप्रेजेंटेशन किया है। अब इसमें से हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए? 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसा फॉर्मेट में, हमारे दिमाग में क्या है, ये x होगा, इसके नीचे जो है हम क्या लिखते हैं दैट इज z। सॉरी, इधर आ जाएगा हमारे पास सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन वो इस टाइप से लिखते हैं x, इधर हम लोग लिखते हैं z और इधर हम लोग लिखते हैं a। z जो होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो x लिखा हुआ है ये एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो a है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो z जो होता है वो हमें किसको रिप्रेजेंट बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 6। तो हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दैट इज 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। घंटे में था, लिखने में बड़ा वो होता है। अच्छा बताइए इसमें मास नंबर कितना है? बताइए मास नंबर कितना है इसमें? 12। तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल अच्छा है इसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ, यदि हम न्यूट्रॉन्स की यदि हम बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n की बात करें, तो इसको किन्हीं बच्चों के लिए डाउट है तो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे बस उठा के डाल दीजिए, जो ए जो है मास नंबर कितना है? 12। प्रोटॉन
जिसको हम जेड बोलते हैं, दैट इज ये जेड लिखा हुआ है, तो जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 6 है। और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 6 आ जाएगा। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बताइए। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा हमारे पास, 6 आ 6 जाएगा। तो नंबर ऑफ, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला, कोई भी बता सकते हैं आप, कैसे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे? तो न्यूट्रल है तो मैं ना, हाँ, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऊपर देखिए हमने लिखाया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम ओ से हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम सिंबल लिख के दे रहे हैं, दैट इज O8 आ जाएगा 16। आप लोग को बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इसका मास नंबर कितना है। तो सारे लोग कॉपी में लिखिए एक बार फटाफट, मैं अभी पूछूंगा आप लोग से, बताइएगा। जल्दी फटाफट निकालिए। क्या आप लोगों ने कर लिया? चलिए मैं एक पूछता हूँ किसी से, बताइए स्वीकृति। सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो करिए। करिए, जिनको कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, जिनको कहीं पे भी लग रहा है कि कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक होके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको फिर से बताऊंगा। और समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट रियाद, चलिए बताइए इसमें Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? रियाद अरमान, बताइए। सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, ठीक है, बताइए Z क्या होगा इसमें? 6 Z Z8 Z8 हो जाएगा, ठीक है, गुड। उसके बाद ये मास नंबर कितना होगा इसका? 16 16, ठीक है। अब चलिए मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, आप बताइए रियाजुल। रियाजुल Yes, बताइए sir. इसमें हाँ, नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 8, sir. 8 हो जाएंगे। कैसे करेंगे हम लोग कि A इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16। प्रोटॉन हमारे पास पता है 8, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज n इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया हमने। नेक्स्ट कौस्तभ, कौस्तभ बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कौस्तभ धर बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने होंगे? 8। 8 होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, बहुत बार इसमें अपने पास अभी न्यूट्रल एटम है इसलिए अब डायरेक्ट हम देख के बता दे रहे हैं, लेकिन कोई चार्ज स्पेसीज होगा तो वहां पे हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अभी न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। अच्छा उससे पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज
और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ऑक्सीजन मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो क्या बनेगा ये ओ इलेक्ट्रॉन को? माइनस वन। हाँ, O माइनस बनेगा। मान लीजिए इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बन जाएगा? ओ माइनस टू। हाँ, O माइनस टू आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब कोई हमसे ऐसा पूछ सकता है कि O2 माइनस में इधर हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 8 और इधर इसका मास नंबर लिखा हुआ है 16। तो इसमें यदि हम Z की बात करें तो Z कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर 16 हो जाएगा। कोई हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछेगा तो वो 8 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Sir, 2 10 टेन। minus कितने टेन। होंगे? 10। 10 10 हो जाएंगे। गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें तो देखो, जब हमारे पास एटम न्यूट्रल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जब न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे? 8। लेकिन ये कब होता? जब हमारे पास एटम कैसा होता? न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे इस एटम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो अपने पास 8 तो पहले था इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी को करना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सब सारे बच्चे को अटेम्प्ट करना है। दैट इज Na। बताइए कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। सोडियम। हाँ, इसमें सारे बच्चे को अभी निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने कितने होंगे। ये Na प्लस लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे बच्चे निकाल के रखिए। मैं अभी पूछूंगा, मैं जिनका नाम लूंगा आप आंसर्स बताइएगा अनम्यूट करके। फटाफट सारे बच्चे एक बार सारे आंसर्स फटाफट इसको लिखिए, और क्या आंसर्स होगा अपने कॉपी में लिखिए, मैं अभी पूछूंगा। क्या सारे बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया? यस सर। चलिए मैं पूछता हूँ, रन बिजॉय। रन बिजॉय। यस सर। हाँ हाँ, बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? सर 11। 11, बिल्कुल और सही। सर 12। क्या? सर 12 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताना है, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? सर 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 नहीं। अच्छा सर, देखिए ये पेन नहीं चल रहा है एक बार। हाँ, बाकी बच्चे आंसर्स एक बार फटाफट निकाल लीजिए, मैं अभी आंसर्स पूछूंगा एक बार। कोई नहीं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबने कैलकुलेट कर लिया? चलिए बताइए, रन बिजॉय, जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? सर 11। 11। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, नूमैन अहमद। चलिए बताइए इसमें मास नंबर कितना आएगा? नूमैन अहमद, मास नंबर क्या आएगा बताइए। क्या आएगा? अच्छा, ये फिर से चला जा रहा है, वो कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से वो आएगा। ठीक है, कोई दूसरे बच्चे, इम्तियाज आलम, आप बता सकते हैं इसमें मास नंबर कितना आएगा? 23। 23। ठीक है। ठीक है, मास नंबर 23 आएगा, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट बताइए, उदीपना, उदीपना दास, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? बताइए उदीपना दास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? उदीपना दास बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें? ठीक है। प्रियांशु, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? Sir, 11. 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? Sir, 12. 12. 12 आएंगे, बिल्कुल सही, गुड। कैसे निकालते हैं? क्योंकि A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और टोटल मास नंबर जो है वो 23 दिया हुआ है, और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 11 है। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, 23 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, दैट इज 23 माइनस 11, दैट इज 12। चलिए अब कौन बताएंगे? देवर्षि। यस सर। देव, हाँ चलिए बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10 है सर। 10, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें यदि न्यूट्रल होता, जब न्यूट्रल होगा हम हमेशा ऐसे ही सोचेंगे, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल है तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जेड के बराबर, और जेड कितना है 11, लेकिन उसके ऊपर देखिए एक प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 सर। 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 10 आ जाएंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट है? ठीक है, आप लोग हम लोग अब सेशन एंड करेंगे। आप लोग जितना भी अभी आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी फिलहाल इनको अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आपको कुछ भी एकेडमिकली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अपने एग्जाम, आईआईटीज या पेपर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ठीक है सेशन एंड करेंगे। सर हाँ हाँ बोलिए। हमारे सीबीएसई में एक चैप्टर स्किप था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा। तो वो 11 में पढ़ाया जाएगा, हाँ हाँ बेसिक से। बिल्कुल, 11th में यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें करेंगे, और क्लासेस में तो जो चैप्टर है उसमें तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लास 11th में बहुत ही डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। सर और भी किन्हीं बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ठीक है।